अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा हुआ है कि कोई जुमला पढ़ा और बस वो सीधा दिल में उतर गया। लफ्ज़ तो बिल्कुल आम से थे, पर उनका असर इतना गहरा कैसे हो गया? आज ना हम इसी जादू के पीछे छुपे राज को समझने वाले हैं। हम मिलकर ज़बान की वो 10 खास औजार सीखेंगे जो आम से लफ्ज़ों में भी गैर मामूली ताकत भर देते हैं। तो सवाल यह है कि एक अच्छी तहरीर और एक शाहकार तहरीर में आखिर फ़र्क क्या होता है? क्या ये सिर्फ अच्छे अल्फाज का खेल है? नहीं, ये असल में उन अल्फाज को इस्तेमाल करने का फ़न है। ज़रा इस मिसाल को देखें। एक तरफ लिखा है, कमरा बहुत खामोश था। ठीक है, बात समझ में आ गई, सीधी सी बात है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखें, कमरा कान फाड़ देने वाली खामोशी से भरा हुआ था। ओहो, ये सिर्फ बता नहीं रहा, ये तो महसूस करवा रहा है, एक पूरी कैफियत बना रहा है ना? बस यही वो जादू है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलें फिर इसकी गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला हिस्सा है अल्फाज से तस्वीर कशी। यहाँ हम देखेंगे कि लिखने वाले लोग कैसे अपने लफ्ज़ों को एक पेंटर के ब्रश की तरह इस्तेमाल करके हमारे जहन में तस्वीरें बना देते हैं। तो हमारा पहला औजार है तशबीह, जिसे इंग्लिश में सिमिली कहते हैं। ये समझना बहुत आसान है। इसमें बस दो अलग अलग चीज़ों का मुवाजना तरह, जैसे या मानिंद जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके किया जाता है। मिसाल देखें, उसका चेहरा चांद की तरह चमकता है। यहाँ चेहरे की चमक को सीधा सीधा चांद से जोड़ दिया गया और फौरन जहन में एक खूबसूरत तस्वीर बन गई। अच्छा, अब अगला है इस्तेआरा यानी मेटाफर। ये समझें कि तशबीह से एक कदम आगे की चीज़ है। यहाँ तरह या जैसे वाले अल्फाज गायब हो जाते हैं। यहाँ तो एक चीज़ को सीधा सीधा दूसरी चीज़ ही कह दिया जाता है। जैसे वक्त एक चोर है। देखिए, ये नहीं कहा कि वक्त चोर की तरह है, नहीं, बल्कि वक्त को ही चोर बना दिया। इसका असर बहुत ज़्यादा ताकतवर और गहरा होता है। तो अब फ़र्क बिल्कुल साफ हो गया है ना? तशबीह सहारा लेती है की तरह जैसे अल्फाज का, जबकि इस्तारा तो सीधा दावा करता है। एक कहेगा वो शेर जैसा बहादुर है, दूसरा कहेगा वो तो शेर है। देखा, सिर्फ चंद अल्फाज हटाने से असर में कितना बड़ा फर्क आ जाता है। हमारा तीसरा औजार है तजसीम। इसका काम है बेजान चीज़ों में जान डालना। ये बड़ा दिलचस्प फन है। जब कोई कहता है हवा सरगोशी कर रही थी, तो हवा को एक इंसान की तरह दिखाया जा रहा है। अब जाहिर है हवा के तो होंठ नहीं होते, लेकिन ये जुमला सुनते ही जहन में एक पूरा सरार और जीता जागता मंजर बन जाता है। चलें, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, ज़ुबान की म्यूज़िक। यहाँ हम सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाएंगे, बल्कि अब हम अल्फाज की आवाज़ और उनके आहंग पर बात करेंगे। वो चीज़ जो किसी भी तहरीर को कानों के लिए दिलकश बना देती है। इस मौसीकी का पहला साज है तकरार सौत, यानी जब एक ही आवाज़ से शुरू होने वाले अल्फाज बार बार एक साथ आते हैं। इससे एक बड़ा मज़े का रिदम बनता है। जैसे ये जुमला, सलीम सस्ता सामान लाया। यहाँ स की आवाज़ बार बार आ रही है और ये तकरार ही जुमले को एक तरह से गुनगुनाने वाला बना देती है। अच्छा, अगला है सौती हमाहंगी या ओनोमेटोपिया। ये वो लफ्ज़ हैं जो बिल्कुल अपनी आवाज़ जैसे ही होते हैं। मतलब लफ्ज़ सुनकर ही उसकी आवाज़ जहन में आ जाती है। जैसे मक्खियों की भनभनाहट या दरवाजे का खटाक से बंद होना। ये अल्फाज तहरीर में आवाज़ का एक पूरा एलिमेंट डाल देते हैं और इसे बहुत हकीकी बना देते हैं। अब आते हैं मुबालगे पर, यानी हाइपरबोली। ये तो हम सब बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये किसी बात पर जोर देने के लिए उसे बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बयान करने का तरीका है। जैसे कोई कहे, मैंने तुम्हें लाख बार बताया है। अब जाहिर है किसी ने सच में लाख बार तो नहीं बताया होता, है ना? लेकिन इससे बात की अहमियत और शिद्दत का फौरन अंदाज़ा हो जाता है। और फिर है तकरार। ये बहुत सादा लग सकता है, लेकिन ये इंतहाई मौसर है। बस किसी एक लफ्ज़ को दोहराने से उस पर ज़बरदस्त जोर पड़ता है। जैसे कोई चीखे, भागो भागो भागो। अब ये सिर्फ भागने का मशवरा नहीं रहा, ये एक चीख बन गई है जिसमें एक फौरी और शदीद खतरे का एहसास छुपा हुआ है। चलें जी, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, गैर मुतवक्के की ताकत। ये वो तरीके हैं जो पढ़ने या सुनने वाले की तवक्कुआत के साथ थोड़ा खेलते हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो पहला है तजाद यानी ऑक्सीमोरॉन। इसमें दो बिल्कुल उलट मानी वाले लफ्ज़ों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जिंदा लाश। अब सोचें, कोई जिंदा भी हो और लाश भी, ये कैसे मुमकिन है? यही तजाद एक चौंका देने वाली गहरी कैफियत पैदा करता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।
اگلا ہے طنز یا آئرنی۔ یہ تب ہوتا ہے جب جو کہا جا رہا ہو اس کا مطلب بالکل الٹ ہو، یا پھر جب نتیجہ ہماری توقع کے بالکل الٹ نکلے۔ جیسے یہ مثال کہ فائر اسٹیشن میں ہی آگ لگ گئی، مطلب جو جگہ آگ بجھانے کے لیے بنی ہے وہی جل رہی ہے۔ یہ صورتحال کا طنز ہے جو ایک بہت گہرا اور کبھی کبھی بڑا مزاحیہ اثر بھی پیدا کرتا ہے۔ اور ہمارا آخری اوزار ہے خطاب، یعنی اپوسٹروفی۔ اس میں کسی ایسی چیز سے بات کی جاتی ہے جو یا تو وہاں موجود نہیں، یا فوت ہو چکی ہے، یا پھر کوئی بے جان چیز ہے، بالکل ایسے جیسے وہ سامنے ہی ہو۔ پرانے شاعر تو کہتے تھے اے موت تیرا ڈنک کہاں ہے، لیکن یہ صرف شاعری تک محدود نہیں، ہم سب یہ کرتے ہیں۔ کبھی غصے میں اپنے خراب لیپ ٹاپ سے باتیں کرنا یا بارش کو کوسنا، یہ سب اس کی مثالیں ہیں۔ یہ شدید جذبات کو باہر نکالنے کا ایک بڑا ڈرامٹک طریقہ ہے۔ تو یہ تھے وہ 10 طاقتور اوزار۔ اب یہ صرف شاعروں اور بڑے بڑے ادیبوں کی جاگیر نہیں رہے، بلکہ اب یہ ہمارے اپنے لسانی ہتھیاروں کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہی وہ اوزار ہیں جو ہماری زبان کو زیادہ جاندار بناتے ہیں، زیادہ یادگار بناتے ہیں اور اسے بے پناہ طاقتور بناتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، یہ عام سی بات کو خاص بنا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ماخذ میں بھی کتنی خوبصورتی سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ادبی صنعتیں زبان کو خوبصورت، اظہار سے بھرپور اور اثردار بناتی ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہی بات اس پورے تجزیے کا اصل نچوڑ ہے۔ تو اگلی بار جب بھی کچھ لکھا جائے یا بولا جائے تو ایک لمحے کو ضرور سوچیے گا کہ ان میں سے کون سا اوزار ہے جو اس بات میں